एथिक्स में बेसिकली हमारे पास दो तरह की केस स्टडी लगभग देखने को मिलती है, दो या तीन तरह की। एक केस स्टडी होगी जो जिसका केस से कोई लेना देना हो गई, ठीक है ना। जैसे कि 2014 में करप्शन के ऊपर केस स्टडी आई थी, है ना। एक बार ब्लैक मनी के ऊपर केस स्टडी आई थी जिसका केस से कोई लेना देना होता ही नहीं है। उसमें ऊपर जरूर लिख करके रखते हैं कि हाँ इस तरीके से ब्लैक मनी हो रहा है, एक पैराग्राफ दे देते हैं ऊपर, जनरल सा पैराग्राफ, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और नीचे जो आप क्वेश्चंस देखोगे वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके जीएस के सिलेबस से होंगे। जैसे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया, उसके लिए आपको केस दे या ना दे तो आपको अपने इकोनॉमिक्स के क्या लगा करके सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, तो लिखना है वो सीधा सीधा ऐसे, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉलिंग एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका कोई उद्देश्य केस स्टडी का है ही नहीं। ये एमपीपीएससी की एक तरह की केस स्टडी होती ही है, ठीक है। मतलब जब अमूमन दो केस स्टडी पूछी जा रही है उसमें से एक केस जो होगा वो इसी तरीके का होगा कि जिसका केस से कोई ताल्लुकात है नहीं, सिर्फ आप प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्न देख करके आपको सीधा उत्तर लिखना है, ठीक है। तो उस केस स्टडी को मेरे हिसाब से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे केस स्टडी तो आपके जीएस के नॉलेज पर डिपेंड करेगी कि आप कितने आपको जीएस का नॉलेज है, उसके हिसाब से आप वहां पर लिखना होगा, ठीक है। दूसरा जो तरीके की केस स्टडी आती है वो होती है एथिकल डिलेमा बेस्ड। एथिकल डिलेमा मतलब नैतिक दुविधा हिंदी में, ठीक है। अब कौन से तरीके के नैतिक दुविधा हो सकती है वो हमको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए, ताकि जब हम ऐसी केस के बारे में देखें तो हमको वो केस तुरंत समझ में आए कि हाँ इसमें ये दुविधा देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एक केस लें, ठीक है, केस बनाई रहा हूं अभी डायरेक्टली सीधा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर मिसमैच हो। क्या केस हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप एक जिले के एसडीएम हैं या आप एक तहसील के एसडीएम हैं, ठीक है। आपकी तहसील में डीएम मान लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कितनी बार कि मिस्टर एक्स इज डीएम या फिर आप स्वयं एक डीएम है, इस तरह के आपको महसूस कराया जाता है कि आप वो पदाधिकारी हो, एसडीएम बना देंगे, सीएमओ बना देंगे, ठीक है। तो अपने केस में जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप एक डीएम है जिले के और आपके पास में एक दायित्व है कि आपको आपकी तहसील, जिले की एक तहसील में रोड निर्माण होना है। उस रोड निर्माण का आपको रोड मैप तैयार करके अपने मंत्री को या मंत्रालय को देना है, जिसके ऊपर अमल करके मंत्रालय जो है रोड बनाएगा, ठीक है। अब काम आपको सौंप दिया गया, ये आपका काम, जिस मंत्रालय के अंतर्गत काम आना है उस मंत्रालय का मंत्री जो है वो चाहता है कि वो जो रोड है वो उसके पुश्तैनी गांव के आसपास से निकले, जिससे कि उसकी जमीनों के रेट बढ़े और उसको व्यक्तिगत लाभ होना तय है। दूसरा ये है कि अगर आप मंत्री के बताए हुए मार्ग से रोड निकालते हैं, ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारे लैंड अधिग्रहण करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। साथ ही आगे आने वाले जो जंगली इलाके हैं वहां पर आपको वन को काटना पड़ेगा, ठीक है, ये उधर है। साथ ही अगर आप आपके स्वविवेक से रोड तैयार करते हैं तो आगे जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका लाभ होगा, ठीक है। केस क्लियर है, ठीक है। अब प्रश्न नीचे क्या हो गए, सबसे पहला प्रश्न इस तरीके से होगा, हर एथिकल डिलेमा की केस स्टडी में एक प्रश्न हमेशा आता है, व्हाट आर द मोरल इश्यूज, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस, या व्हाट आर द एथिकल डिलेमास इन द अबव केस। अगर अपन एथिकल केस स्टडी इस तरीके की कोई केस स्टडी है तो इसको तो पहले अपन एक या दो बार पहले पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टेप्स टू सॉल्व केस स्टडी इज फर्स्ट रीड द केस थरोली इफ सच इज द केस, ऐसा कुछ केस है तो, ठीक है। उसके बाद उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, क्या क्या कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे कि कहां पर आपको लगता है कि यहाँ एक नैतिक दुविधा मिल गई, यहाँ एक नैतिक दुविधा मिल गई, यहाँ एक नैतिक दुविधा मिल गई, या फिर यहाँ पर कोई एथिकल कॉज मिल गया, ठीक है। तो पहले तो रीडिंग और अंडरलाइनिंग, साथ में कीवर्ड्स में एक और कीवर्ड होते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हमको यहाँ दिख रहे हैं, जैसे अपनी केस स्टडी में एक तो आप स्वयं के स्टेक होल्डर हो, एक मंत्री स्टेक होल्डर है, ठीक है। तीसरा केस होल्डर है गांव वाले, चौथे हैं वो वन्य जीव है, ठीक है, जिसमें जो नष्ट होने वाला है, ठीक है। और पांचवें हैं वो किसान जिनका की लैंड अधिग्रहण होना है, ठीक है। तो कुछ हिडन है स्टेक होल्डर्स, कुछ डायरेक्टली दिए हुए। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि हम केस को ढंग से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन करें। कीवर्ड्स क्या क्या मैंने बताया कि जहां पर कोई लाइन में आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व हो, प्लस
जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये स्टेक होल्डर की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से स्टेक होल्डर निकलेगा। ठीक है, आखिरी पेज पर रफ पेज देकर रखा है, उस पेज पर आप ये सब चीजें बखान में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस मिलती है, जैसे कि जो अभी पैटर्न उन्होंने नेट पे अपलोड किया, उसमें केस के बाद में आधा पेज खाली मिल रहा है। ठीक है, अगर वो आधा पेज आपको खाली मिलता है तो आप उसी आधे पेज पर अगर लाइंस हैं तो उस आधे पेज पे पहले केस को अपनी भाषा में समझाएंगे। ठीक है, केस सिंपल है बहुत। क्या है केस? कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, आपकी करुणा, ठीक है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी है, क्यों? जो आपको काम सौंपा गया उसको ऑब्जेक्टिव रूल्स और प्रोसेस एक्शन फिगर्स के आधार पर सॉल्व करें। आपकी करुणा किनके प्रति? उन ग्रामीणों के प्रति और उन वन्य जीवों के प्रति जो कि नष्ट होंगे अगर मंत्री का काम आना। ठीक है, और उन ग्रामीणों का जिनका भला नहीं हुआ, उधर पे आपको कंपैशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा आपकी पब्लिक वैल्यूज, पब्लिक सर्विस वैल्यू, जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टिसिपेशन, आपकी नॉन पार्टिसिपेशन, न्यूट्रलिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें स्टेक पे लिखी हुई है, दिख रही है सीरीज में। तो आप ब्रीफ में अपना केस समझाएंगे कि ऊपर लिखे हुए केस में अपने व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर मैं मंत्री के कहे के अनुसार रोड प्लान करूंगा तो ये चीजें देखने को मिलेगी, और अगर मैं तटस्थता से, ऑब्जेक्टिविटी से अगर मैं रोड प्लान करूंगा तो मुझे ये फायदा होता होगा। क्लियर है? अपन ने केस समझाया, उसके बाद अपना पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड। अब अपने को एथिकल इश्यू जो मेजर प्रथम दृष्टिया दिख रहे हैं, पहले वो लिखेंगे। प्रथम दृष्टिया मतलब कि पहली बार रीडिंग पर प्राइमा फेशिया अपने को जो दिख रहे हैं, पहले वो लिखेंगे, फिर अपन डेप्थ में उतरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर ये जो केस स्टडी है, अगर ये 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, मतलब अपने को 2-2, 2.5 पेज मिल रहे हैं, 3-3 पेज मिल रहे हैं, 2 पेज का प्रावधान अभी दिया है। ठीक है, अगर 3 पेज का प्रावधान अपने को 10 नंबर में दिया है, ठीक है, तो 3 पेज के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 15-15 मार्क की आएगी तो 3 पेज मिलेगा, और अगर 10-10 मार्क्स की आएगी तो 2 पेज मिलेंगे। अभी उन्होंने डाल जरूर दिए 3-3 क्वेश्चन, साथ के आते हैं, साथ वाले में तो एक पेज ही दे रहा है, नहीं 2 किया है, एक पेज ही दिया है। ठीक है, और 10-10 मार्क्स वाले पे 2-2 पेज दिए। ठीक है, एक 30 नंबर की होगी, एक 35 नंबर की होगी। अगर इसमें आपको 2 पेज मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खाली कीवर्ड्स लिख करके काम नहीं चला पाओगे। तो आप क्या करोगे? आप एक नैतिक दुविधा उठाओगे और उसको समझाओगे नीचे। कैसे? जैसे यहाँ पर आपको एक सबसे प्राइमा फेशियल नैतिक दुविधा दिख रही है, योर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वर्सेस योर मतलब पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, एक तो ये दिख रही है, एक आपको दिख रही है एनवायरमेंटल एथिक्स वर्सेस डेवलपमेंट एथिक्स। ठीक है, एक आपको दिख रही है यहाँ पर पर्सनल बेनिफिट्स और प्रोफेशनल बेनिफिट्स ना, पब्लिक बेनिफिट्स। एक आपको दिख रहे हैं पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है कि मंत्री मानो, जो आपका मंत्रालय है। ठीक है, पर्सनल एथिक्स नहीं अलाउ होता। प्रोफेशनल एथिक्स तो बोलता है ना कि आपके विभाग का मंत्री सीनियर आदेश दे रहा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पर्सनल एथिक्स इन्वॉल्व है वहां पर, तो वो मना करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको दिख रही है, इनको पहले बताओगे और फिर नीचे जो अपन ये वार्तालाप कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर उसके नीचे लिखोगे, उस पैराग्राफ के नीचे, तो जाकर के वो क्वेश्चन जो है 2 पेज के आसपास आपका पहुंचेगा। ठीक है, अब डेप्थ में उतरेंगे तो और डेप्थ में उतर सकते हैं, बिल्कुल केस में डेप्थ में उतर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें स्टेक होल्डर्स बनाओगे, फिर स्टेक होल्डर्स बनाओगे इन द सेंस की जो अपन ने जो प्राइमा फेशियल जो स्टेक होल्डर्स नहीं दिख रहे तो अपन ने क्रिएट करे थे क्या, कि जमीनें जो हैं जो अधिग्रहित होगी उससे सरकार के ऊपर भी भार बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल एथिक्स भी तो होते हैं कि कितना फाइनेंस इन्वॉल्व हो रहा है वो आपको देखना है, ताकि सही पूंजी सही जगह पर इन्वॉल्व हो सके। ये फाइनेंशियल एथिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है कि जितनी पूंजी है उस पूंजी का सदुपयोग हो। फाइनेंशियल एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ डिलिजेंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल ऑफ डिलिजेंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल वो सही लैंग्वेज में सही नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल एथिक्स आपके इन्वॉल्व होगी यहाँ पर, वो भी दिक्कत में है कि अगर आप उस हिसाब से रोड बनाते हैं जो आप चाह रहे थे तो उसके हिसाब से लैंड कब अधिग्रहित करनी पड़ेगी, सरकारी भूमि का ज्यादा से ज्यादा अधिग्रहण होगा तो उसमें पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, पब्लिक का हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उधर से निकालते हैं तो आपको दिक्कत है। ठीक है, फाइनेंशियल एथिक्स इन्वॉल्व है। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर जो हिडन एथिकल इश्यूज हैं उनको इन्वॉल्व इश्यूज को लिखेंगे ऊपर वर्सेस करके, ऐसा कि
पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स वर्सेस डेवलपमेंट एथिक्स, और इनके नीचे अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा ये इश्यूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन इसमें हमेशा इस तरीके का होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। इसके साथ ये जो मतलब आपने डायलेमास बताए ये भी कॉमन ही रहते होंगे, कॉमन ही रहते हैं, मोस्टली कॉमन Common ही रहते रहते हैं, हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज है कि अभी बैठ करके तैयारी की प्रिपरेशन की फेज पर बैठ करके आप एक लिस्ट बना लो एथिकल डिलेमास की, हाँ पूरी एथिकल इश्यूज की एक लिस्ट बना लो पूरी, वही लगभग सारे एथिकल इश्यूज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, जो फिट बैठ रहा है सबसे ज्यादा उसको वहां पर पहले रख देंगे, ठीक है। लगभग 20 से 25 एथिकल डिलेमास और एथिकल इश्यूज की एक लिस्ट तैयार पहले से हो जाए, अपने को केस स्टडी पढ़ने पर जो जो एथिकल इश्यूज उन लिस्ट में से लग रहे हैं उनको वहां पर चिपकाना है, उसको समझाना है, ठीक है। तो अपनी वहां की मेहनत बच जाएगी, ठीक है, नहीं तो अपने को वहां मेहनत करनी पड़ेगी समझने में, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है ऐसी केस स्टडी में अमूमन वो पूछता है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या निर्णय लेते, व्हाट एक्शंस वुड यू टेक इन सच अ केस, ठीक है। अब देखो जब अपने से एक्शंस पूछे हैं, ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा है कि अपन सीधा आंसर पे नहीं जाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स बताने पड़ेंगे, अपन अल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे, और जब भी अपन अल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे तो इधर भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, कि अपन मंत्री की मान लें, सबसे पहला अल्टरनेटिव तो यही है कि अपन मंत्री की मान लें, अगर मानी तो क्या फायदे क्या नुकसान, सही है। सेकंड हम अपने अनुसार रोड बना दें, नहीं माना क्या फायदा है क्या क्या नुकसान है, इधर भी नुकसान है, हाँ ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, आपके साथ हो सकता है कि कुछ गलत व्यवहार किया जाए, अननेसेसरी आपको ये भी हो सकता है कि आपने तो बना दिया नक्शा, ठीक है, लेकिन पारित करना तो मंत्री के हाथ में ही है, आपको हटा करके कोई दूसरे से बनवा लेगा, ठीक है, ये सोल्यूशन तो नहीं हुआ, आप तो बच करके निकल गए आपका हाथ बचा करके, लेकिन दूसरा है वो बना देगा। फाइनल ऑब्जेक्टिव इज कि रोड उधर से निकले, रोड कहां से निकले कि ग्रामीणों को फायदा हो, कम से कम जमीन अधिग्रहित हो, और पॉलिटिकल प्रेशर को झेलते हुए भी आप वो सब चीजें करके निकल जाए, ऑब्जेक्टिव तो वही है, फाइनल अपना ऑब्जेक्टिव तो वो है, उसके लिए आप क्या एक्शन लोगे, अगर आपने वहां पर उसकी बात नहीं मानी, आपको हटा करके कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव को ला सकता है, ट्रांसफर की धमकी तो होती है, इंडियन पॉलिटिक्स है, तो दूसरा वाला आकर के वो काम करके जाएगा, अपने वाले को बुला करके लेके आएगा, काम करवाएगा, छोड़ देगा, यही ना होगा, यही होगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से कुछ चीजें हो रही है, ठीक है, तो अपन क्या करें, सबसे प्राइमा फेशियल पहले ये तो लिख दिया, तीसरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है, कि मैं जो हूं मंत्री को पहले समझाऊंगा कि साहब इस तरीके से काम करने में यहां पर इतना पब्लिक का पैसा बचता है, ठीक है, इससे इस ग्रामीण जनसंख्या का लाभ होगा, जिससे हो सकता है इन फ्यूचर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पॉलिटिकल फायदा भी, पॉलिटिकल बेनिफिट के हिसाब से उसको कन्विंस करेंगे, उसको कन्विंस करना अपना काम है, ठीक है। और अगर आप ये जमीन का रास्ता इधर से निकालते हैं तो आपको किसानों की बहुत सारी जमीन अधिग्रहण करनी होगी, जिससे कि ये भी हो सकता है कि लोग आपके विरोध में जाएं, ठीक है, और आगे आने वाले जो वन्य जीव हैं उनको भी हानि पहुंचेगी, जिसके लिए ऊपरी कोर्ट आपको अनुमति नहीं देगा और प्रोजेक्ट रुक जाएगा, एनजीटी नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा तो रुक सकता है, ठीक है, अपन समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पर भी मंत्री अड़े रहे कि नहीं ये नहीं करना है, ऐसा करना है, देन यू विल रिपोर्ट द इशू टू योर सीनियर अथॉरिटी एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। आप क्या करेंगे, दूसरे अपने जिले के दूसरे कलेक्टर से ऐसे मुद्दे पर पहले सलाह, जो हो सकता है कि आपके सहभागी हो और आपके जैसे केसेस को उन्होंने पहले हैंडल किया, तो दैट विल बी नोन एज कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है। आफ्टर दैट आल्सो इफ द सॉल्यूशन डजंट कम्स देन यू विल रिपोर्ट द थिंग्स टू हायर अथॉरिटी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर निर्णय नहीं निकल के आता है तो आप आपकी ऑब्जेक्टिविटी के अनुसार रोड का नक्शा तैयार करके जाएंगे, फाइनली जो होना है वो होगा, ठीक है। तो डिसीजन का कोर्स तो ये होना चाहिए कि अगर ये है तो ये हो, ये नहीं है तो ये,
और फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है? हाँ। और कोई के पास कोई अच्छा निर्णय हो तो बिल्कुल बता सकते इससे मैं वही कह सकता हूँ। मतलब ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। पहले तो हमने हाँ मान ली तो क्या दिक्कत है, नहीं मानी तो क्या दिक्कत हो रही है ना? नहीं मानने के बाद में जो दिक्कत हो रही है उसको रिजॉल्व, मतलब फिर अपन पैराग्राफ लिखेंगे वहां पर जो अपन ये वार्तालाप कर रहे हैं वहां पर झलकनी चाहिए कि ठीक है कि अगर नहीं मानी तो ये दिक्कत तो होगी और इसकी वजह से ऐसा होना तो है तय है कि मुझे हटा दिया जाएगा और मेरी जगह कोई अन्य जो नियुक्ति होगी वो मंत्री के हिसाब से बना करके जाएगा, या फिर मंत्री जब तक नहीं बनता ऑब्जेक्टिव जो है वो अनक्लियर रह जाएगा, वो सॉल्व नहीं तो हमारा प्रथम उद्देश्य तो ये है कि वो जो रोड सेंक्शन है उस रोड को उस जगह से निकाला जाए जिससे ग्रामीणों का फायदा हो, जिसके लिए रोड का पैसा आ रहा है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट के ऊपर भार भी कम से कम बढ़े, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को साधने के लिए हम ये प्रयास करने का प्राइमा फेशिया काम करेंगे कि हम सबसे पहले नक्शा ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से हमारा जो ग्रामीण जनसंख्या के फायदे के लिए जहाँ से गुजरना है वहां से नक्शा तैयार करके हमारे मंत्री महोदय को इस माध्यम से समझाएंगे। मंत्री महोदय अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अप्रोच पे लेंगे, नहीं माने तो फिर हम हमारे सीनियर्स को इसकी सूचना देंगे, ठीक है। अब ऐसे केस में है ना, एक चीज का सर्वप्रथम ध्यान ये रखना है कि आपको जो अथॉरिटी दी जाए उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप आउट ऑफ द वे बजा करके बात नहीं करेंगे कि मैं तो विसिल ब्लोइंग कर दूंगा, ठीक है, ये एक्सट्रीम स्टेप्स हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम स्टेप्स हैं जो कि एक व्यक्ति को लेंडर ऑफ द लास्ट, मतलब लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज करना, ऑप्शन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। ये पहले प्राइमा फेशिया कर लिया तो मतलब ही नहीं, आप में और आपके विभाग के अन्य कर्मचारियों के मतलब ही नहीं। विसिल ब्लोइंग वो व्यक्ति करे, ठीक है, जो व्यक्ति बहुत मतलब ऐसे स्तर पर है कि वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकता, आपके पास तो इतनी अथॉरिटी है। सेकंड, आपने जितने भी रास्ते सुझाने हैं आप खाली वही रास्ते सुझा सकते हो जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हो। आप ऐसा नहीं बोल दोगे कि मैं मंत्री भी बर्खास्त करूंगा। आपको अगर आपके अधिकार की जानकारी नहीं होगी तो आप ये बोलोगे कि हम तो मंत्रालय से मंत्री हटवा देंगे, ये गलत निर्णय होंगे, ठीक है। आपको वहां पर अपने पावर्स पता होना चाहिए कि एज अ डीएम आपको बोला है तो आपके डीएम के अनुसार पावर होना चाहिए। एसडीएम ही बोलेंगे, वैसे आपको डीएम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के बारे में बताएंगे। अगर एसडीएम के बारे में बोला तो आप डीएम की अथॉरिटी में शेयर करने लग जाना, ठीक है, कि मैं डीएम हो गया। एसडीएम के अनुसार उसकी जो अथॉरिटी, उसी कार्य क्षेत्र के अंदर जो आप विकल्प खोज सकते हैं, अल्टरनेटिव खोज सकते हैं, खाली वही खोजें। क्लियर है? जब भी हम ऐसी केस स्टडी लिखें, की वर्डिंग्स का ध्यान रखें। की वर्डिंग जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ऐसी जो कीवर्ड्स हैं इनका ध्यान होना चाहिए। कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस बिल्डिंग, ये सब चीजें आप करोगे, ठीक है। परसुएशन कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जो परसुएट ही तो कर रहे हो मंत्री को, और ये आपको सिखाया भी जा रहा है एथिक्स में कि आपको किस तरीके से परसुएट करना है। आप उसको उसका लाभ दिखाओ, उसके अंदर परसुएट होगा, मानेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये कीवर्ड उसके अंदर आए। तीसरा, अगर इसी केस स्टडी का मैं क्वेश्चन बताऊं ना, तो इस केस स्टडी में इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्तिगत हित सामाजिक हित से क्या बड़ा हो सकता है? क्या सोशल बेनिफिट या सोशल कॉज जो है वो इंडिविजुअल कॉज से ना छोटा है, या इंडिविजुअल कॉज सोशल कॉज से बड़ा हो सकता है क्या? ठीक है, अगर हाँ तो क्यों, या फिर कमेंट सीधा, ठीक है। तो कभी भी पर्सनल एथिक्स या पर्सनल कॉज सोशल कॉज से बड़ा नहीं होता। अब हमको बोला गया कि ऊपर लिखे हुए केस के आधार पर कमेंट कीजिए, तो अपन केस के आधार पर कमेंट कैसे करेंगे कि हम बताएंगे भैया कि अगर मैं मंत्री की बात मान लूं तो मुझे पक्का पर्सनल बेनिफिट होगा, ठीक है। हो सकता है कि मुझे ब्राइब के फॉर्म में पैसा मिले, रिवॉर्ड मिलता है, हमको रिवॉर्ड मिले, मुझे प्रमोशन मिले, ठीक है, या फिर नाना प्रकार के उपहार हमको मिले, गिफ्ट्स मिले, ठीक है। मैं मंत्री की नजर में रहूंगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, कंडक्ट रिपोर्ट सही रहेगी, बहुत सारी चीजें रहेगी, ठीक है। सीआर रिपोर्ट उसके हाथ में भले ही नहीं है
लेकिन वो दूसरे बनवा अधिकारी- सकता है, दूसरा अधिकारी से बिगड़वा भी सकता है। ये हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, मामला हम डायरेक्टली सीआर रिपोर्ट का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम वहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना, कि ये फायदे मुझे होने हैं, लेकिन इन फायदे के पीछे जो नुकसान होना है वो क्या क्या है, वो ये है, ठीक है। क्या नुकसान? ग्रामीणों का नुकसान, ठीक है, गवर्नमेंट के हार्ड अर्न मनी का नुकसान, पब्लिक के हार्ड अर्न मनी जिसको उन्होंने टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा किया उसका नुकसान, ठीक है। एनवायरमेंटल जिन कृषकों की जमीन जा रही है उस उपजाऊ भूमि का नुकसान, तो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो एक इशू और आ गया ना पढ़ते पढ़ते, इकोनॉमिक एथिक्स। इकोनॉमिक एथिक्स क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। किया हमने लैंड अधिग्रहित अगर हम करेंगे तो अर्थव्यवस्था के खिलाफ ही काम हो रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड आप अधिग्रहित कर रहे हो और सरकारी बंजर भूमि आप छोड़ रहे हो, ये तो कहीं का न्याय नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक अन्याय है या वो भी एक एथिकल कंसर्न है, ठीक है। तो वो भी आप देखें, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर उन किसानों की जमीन चली गई तो बेरोजगार होंगे, बिल्कुल होंगे, उनको मुआवजे का पैसा जरूर मिल जाएगा, लेकिन क्या लॉन्ग टाइम रिहैबिलिटेशन बढ़ेगा, मतलब मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वो भी एक नुकसान है। तो ये सब जितने भी इश्यूज हम बात कर रहे हैं, ये सब बात जितनी हो रही है वो सब वहां पर आएगी। जितना ज्यादा आप खोलने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा खुलते जाएगा। केस स्टडी प्याज का छिलका है, प्याज है जिसके जितने छिलके निकाले जाए उसे निकलते जाए, तो उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। आप और चाहो तो और आधे घंटे अपन इसको और बहस करेंगे बिल्कुल, तो भी कोई अंत नहीं निकल जाएगा, वो चलते जाएगा। हाँ मतलब मेन प्रेजेंटेशन की दिक्कत है और इस तरीके से सोचना है। प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसमें जैसे डिसीजन वाला है क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखना है कि नहीं लिखना है उसमें? लिखना है तो ऊपर लिखना है कि अपन अपना जो अपन अपना ऑब्जेक्टिव ऊपर भी लिख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि वास्तविकता में जिस ग्रामीणों की भलाई के लिए रोड का पैसा या रोड स्वीकृत हुआ है उन ग्रामीणों को भला भी हो और गवर्नमेंट का अन्यथा खर्च भी बचे। स्टार्टिंग से वहीं पे लिख सकते हो। इसके हेतु में निम्न विकल्प पे जा सकता हूं, ठीक है। पहला विकल्प ये है जिसमें कि ये ऊपर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा, इसके पॉजिटिव्स ये हैं, इसके नेगेटिव्स ये हैं। सेकंड विकल्प ये है, ठीक है, इसके पॉजिटिव्स ये हैं, इसके नेगेटिव्स हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल जरूर हो रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कैसे हो पाएगा ये इसके ऊपर मतलब प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। मैंने लेआउट पेपर पे तो बना दिया, ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो रहा है कि उनका भला होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए वो इंप्लीमेंट भी हो और ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो, ठीक है। इसलिए मुझे ये निर्णय उचित लगता है कि मैं नक्शा बना करके मंत्री को परसुएट करने की हाँ, क्योंकि अगर उसने ट्रांसफर कर दिया तो जो मेरे जिन एथिक्स को मैंने कॉम्प्रोमाइज किया अपने मंत्री को ना मानकर, वो तो पूरे ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पर देनी होगी। इसमें कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन, 10-10 नंबर के आए, 3 आए। 35 वाले में कभी लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए, फिर बताओ 15-15 नंबर। अगर 15-15 नंबर के आएंगे तो ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जब भी ऑप्शन मिले तो ऑप्शन में वो ऑप्शन चुनिएगा जिसमें आपके पास पॉइंट ज्यादा हो, बट ऑब्वियस है वही ऑप्शन आपको चुनना है ना। ऐसा खुरापाती तीर लेकर मत बैठ जाना, है ना, जो उड़ता हुआ तीर आते हैं ऐसे तीर नहीं लेना कि हमने बिना ऑप्शन देखे या बिना क्वेश्चन देखे कोई भी क्वेश्चन सवाल चालू कर दिया, ठीक है। अगर और में दिया है तो सवाल आएगा। वैसे यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ उसमें और में देने लायक जगह बची नहीं, ठीक है। या तो 3 क्वेश्चन प्रिंट करके दे देगा, एक काटना पड़ेगा, एक पेज खाली छूटेगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन वही चुने जिसमें आपको लग रहा हो रफ वर्क में कि हाँ मेरे पास बहुत सारे इसके अंदर, जब आप पढ़ोगे तो पीछे रफ वर्क का पेज चलता रहना चाहिए जिसके अंदर आप लिखते रहो, ठीक है। या फिर वही वहां पे हाईलाइट तो कर नहीं सकते क्योंकि पेपर में कुछ जगह है नहीं, तो पीछे रफ वर्क वाले पेज पर रखें और रफ वर्क को आखिर में क्रॉस भी करें, जहां पर करा है वहां पे काट दें, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, एक तरह की स्टडी ऐसी भी आती है जैसे कि मान लीजिए कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करती है। ये स्टेप का आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, आया हुआ है क्वेश्चन में भी, ठीक है। अगर सड़क किनारे कोई महिला, बुजुर्ग महिला, है ना, या बुजुर्ग व्यक्ति विधवा है, ठीक है, उसके बाद में उसका जीवन व्यापन खाली उसी चीज से होता है, ठीक है, जो सड़क पे वो रोड जो ठेला लगा करके जो भी काम कर रही है उसी चीज से, और उस
महिला की दुकान हटाने के लिए या खाली उसी महिला की नहीं, उस रोड का अतिक्रमण हटाने के लिए एज एन एसडीएम आपको आदेश आएंगे या आपको कार्रवाई करने का कहा गया। ठीक है, अब क्या आप उस महिला की दुकान हटाएंगे? पहला प्रश्न। ठीक है, केस मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसमें थोड़ा सा डेलिब्रेशन जोन, उसमें वो भी था कि आप डेलिब्रेशन ये होंगे कि आपको उसमें मदर लाइक फिगर दिखता है, क्वेश्चन आया हुआ रोज उसकी दुकान पे फूल लेने जाते और हैं। आप भी रोज उसकी दुकान पर कुछ सामान खरीदते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें मदर लाइक फिगर दिखता है आपको। ठीक है, माता की छवि दिखती है आपको आपकी उसमें। ठीक है, क्या आप उसका दुकान हटाएंगे? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि ऐसी केस स्टडी में, ऐसे प्रकरण में कौन कौन सी नैतिक दुविधा या नैतिक मूल्य क्रैश हो गए, क्लैश हो गए, दुविधा ही बतानी है। तीसरा, अगर आप होते तो आप क्या निर्णय लेंगे? ठीक है, इस तरह के प्रश्न यहां से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब जो मैंने पिछले केस में बताया था कि आपकी अथॉरिटी, अब आपको पता होना चाहिए आपकी अथॉरिटी क्या है। आप एसडीएम हो, ठीक है, मैंने वही बोला कि आप एसडीएम हो, कि एसडीएम के रूप में आपको कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, तो आपके अधिकार क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से निर्णय आप लोगे। पहला चीज उसने पूछा कि क्या आप उसको ठेले को हटाओगे? तो बिल्कुल तय बात है कि आप हटाओगे। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन अपन सीधा नहीं लिख सकते। ठीक है, ठेले को हटाने के पीछे क्या नैतिक मूल्य संघर्ष में है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पहले बताएं। क्या कंसर्न है? ठेले को ना हटाया तो क्या कंसर्न है? ठेले को हटाया तो महिला रोड पे आ जाएगी, महिला का सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाएगा, नहीं जी पाएगी। ठीक है, ठेले को हटाया तो आसपास की पब्लिक जो उस महिला के सपोर्ट में खड़ी है वो प्रशासन के विरुद्ध हो जाएगी। ठेले को हटाया तो प्रशासन के ऊपर एक लालचन लग जाएगा कि प्रशासन जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, वो लॉ ओरिएंटेड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा है ना, पब्लिक ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें पब्लिक केंद्र में पब्लिक की नाराज हो रही है। ठीक है, ये सब लालचन लगेंगे। ठीक है, अगर नहीं हटाया तो उस अतिक्रमण नहीं हटाने की वजह से जो आवागमन में नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, रोड चौड़ीकरण करना है तो वो कार्य बाधित हो रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क बाधित हो रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं हटाया तो ठीक है, आने वाले जो दूसरे लोग हैं वो भी बोलेंगे कि हमारा भी नहीं हटेगा, तो फिर ऐसा तो पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा, डेवलपमेंट वर्क से रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें वहां पर हानि में लिखेंगे। फाइनली आप लिखेंगे कि किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए मैं पूरी कम्युनिटी को सफर नहीं करा सकता, इसलिए उस महिला का ठेला हटाया जाएगा और हम अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन उस महिला के रिहैबिलिटेशन के लिए मैं अन्य जगह पर प्रावधान करूंगा। बस इतना आपको लिख सकते तो इस तरह की जो केस स्टडीज आती हैं उनमें जो दोनों वैल्यूज हैं, जैसे कंपैशन है, करुणा, दोनों को मेंटेन, ये तो केस स्टडी है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ एथिकल डिलेमा। इसके पहले जो केस स्टडी थी वो एथिकल डिलेमा नहीं था। ठीक है, उसमें खाली एथिकल डिलेमा हमने क्रिएट करे, वास्तविकता में कोई डिलेमा नहीं था। यहाँ पर वास्तविकता में एथिकल डिलेमा देखने को मिल रहा है। क्या एथिकल डिलेमा? यहाँ पर एथिकल डिलेमा ये है कि कंपैशन वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, सबसे मेजर एथिकल डिलेमा यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स। आपके पर्सनल एथिक्स है कि आप महिला में मां जैसी छवि देखते हैं तो आप मां का अनादर नहीं कर सकते, आपके पर्सनल एथिक्स है। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स जो काम है वो करना पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना आपका कार्य, आपको करना पड़ेगा। दोनों साइड पॉजिटिव बैलेंस होना, दोनों साइड पॉजिटिव बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव है, प्रोफेशनल ड्यूटी भी जरूरी है, पर्सनल एथिक्स भी जरूरी है। लेकिन ऐसे कोई भी केस में आप वही डिसीजन लेंगे जो न्यायपूर्ण हो, प्रोफेशनल एथिक्स में हो। ठीक है, आप उसमें ये डिसीजन नहीं ले सकते जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ जाके पर्सनल एथिक्स पे फेवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये एक और टाइप के क्वेश्चन जैसे वो आते हैं कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह वाले, क्या जैसे कि एक किसी टाइप में है कि आपकी एक सबऑर्डिनेट है, उसके साथ मतलब कोई और का दूसरा सबऑर्डिनेट है, जिन्होंने कुछ भी नहीं, वो तो केस स्टडी में नहीं बता सकता। मैं सेक्सुअल हरासमेंट की केस स्टडीज की जस्ट बात पर डिस्कस करेंगे, पहले एक कंप्लीट कर लें। हाँ, इसके बाद में अपन ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। हाँ। ठीक है, चलो इसमें तो एक तो ये पहला क्वेश्चन है। ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है
कि एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको बताना है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन, ठीक है, एम्पैथी, सिंपैथी, ठीक है, ये सब चीजें भी आ रही है इसके अंदर बीच में, ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, ये सब बीच में आ रहे हैं। इनकी हेडिंग डालेंगे जैसा मैंने बताया, और उसको नीचे समझाएंगे कि क्यों ये इशू है। तीसरा निर्णय आप क्या लोगे, तो निर्णय हम हटाने का तो लेंगे, प्लस इसके बाद में इसका रिहाफ करने के लिए मैं ये साइड कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ, मैं उस बुजुर्ग महिला को कोई और अन्य गवर्नमेंट की योजना का लाभ पात्र बना सकता हूँ। उस ओल्ड महिला का, क्योंकि वो विधवा है, तो उसको पेंशन स्टार्ट करवा सकता हूँ किसी और जगह उसके बाद में उसको वृद्धाश्रम में पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि उससे काम करने की उम्र तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद में अगर और अपन वो प्रावधान करें तो कोई एनजीओ से मैं पर्सनल लेवल पर बात करके उसको हेल्प मुहैया करा सकता हूँ, ठीक है। वहां के पब्लिक जिसको उनके प्रति करुणा है, मैं उन पब्लिक से दरख्वास्त करके उस महिला को कुछ न कुछ चंदा करके या फिर कुछ भी डोनेशन करके हम लोग कलेक्शन करके उस महिला का रिहेबिलिटेशन करने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें मैं भी पर्सनल रूप से योगदान दूंगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप ऐसा कोई सुझाव नहीं दे सकते जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है ना। आप ये नहीं बोल देंगे कि मैं उस महिला को उस ठेले के बदले में 5 स्टार होटल गिफ्ट कर दूंगा, मैं उस महिला को ऐसा होता है उस महिला को मेरी जेब से पैसा दूंगा उसका ठेले का जितना का ये नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे खाली उतना ही योगदान दे सकते हैं जितना कि आपकी सेविंग हो। नहीं है, वो सबको पता है कि ऊपरी बहुत होती है, लेकिन वहां थोड़ी दिखाने की ऊपरी कितनी होती है। वहां तो हमको ये बताना है कि हमारे जितनी सैलरी के बाद में हमारा एक जो हिस्सा हम बचा करके रखते हैं सामाजिक जन कल्याण के लिए, उस हिस्से में से मैं उसको पैसा दूंगा। ये महीने की मंदी नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो सेटल करा देंगे। सर अगर ये क्लियर है, अप्रोच न्यूट्रल ही रहेगी। अप्रोच न्यूट्रल रहेगी। कभी भी एथिकल डिलेमा के केस में मध्यम मार्ग ही अपनाना है। ऐसा नहीं बोलना है कि बेटा मैं ये बिल्कुल यही करूंगा, यही होगा, नहीं। ना ये बोलना है कि मैं तोड़ ही दूंगा, क्या का बोला है हटा, क्या बूढ़ी बूढ़ी मेरा कानून जैसे ये कोई ना प्रोफेशनल ये बोलूंगा कि मैं बिल्कुल नहीं, मेरी माता है, मैं कैसे तोड़ दूं, हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर कमरे से भिड़ जाऊंगा, मैं प्रशासनिक कमरे से भिड़ जाऊंगा, ये नहीं प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस सोशल एथिक्स होता है। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस सोशल एथिक्स, उसमें क्या हाई उसमें डिपेंड करता है कि आपका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, ठीक है, वहां पर असेसमेंट होगा, ठीक है, कि अगर प्रोफेशन को ताक पर रख करके सोसाइटी का इतना लाभ हो रहा है कि आप उसको प्रोफेशनल एथिक्स से बैलेंस कर सकते हो, तो बिल्कुल आप सोशल एथिक्स के साथ जाएंगे। लेकिन सर कोई लेकिन ऐसा काम है अगर लेकिन आप कभी भी ऐसा डिसीजन ना दें, ठीक है, वहां पर जो कि आपके प्रोफेशन के खिलाफ हो। वास्तविकता क्या है, जब आप प्रोफेशन के अंदर हो, ठीक है, तो आपको वही काम करने हैं जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स अलाउ करते हैं। आप आपके पर्सनल लेवल पर जो काम करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल ऑन ड्यूटी रहते हो आप खाली वही काम कर सकते हो जो आपकी ड्यूटी आपको अलाउ करे। आपको कैसा लगेगा कि आपका एक एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपका एक एम्प्लॉय आपके विरुद्ध बोलता है और आपके विरुद्ध जाकर काम करे, क्या आप ऐसा एम्प्लॉय रिक्रूट करना चाहेंगे? तो आपकी वो छवि केस स्टडी में नहीं दिखनी चाहिए कि हम सरकार के खिलाफ ही हो गए और वही निर्णय नहीं लिया। हाँ, हम परसुएड कर सकते हैं सरकार को, खिलाफ नहीं जा सकते। परसुएड मतलब कि हम हमारे लेवल पर हमको अगर लगता है कोई चीज गलती करवाई जा रही है तो हम उनको ज्ञापन नहीं दे सकते भाई। नहीं, जनता अपन को ज्ञापन देती है, अपन सरकार तक पहुंचाते हैं वही चीज। अपन जो है जनता की बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, लिंक मतलब अपन ही ज्ञापन देने पहुंच गए फोटो भी खिंचवा, जनता ज्ञापन देती है, जनता देगी, राज्यपाल जी को ज्ञापन देते हो। ये केस में कोई दिक्कत। नो सर। तीसरा केस स्टडी, मान लीजिए कि आप आपके जिले के डीएसपी हैं, ठीक है, 4 केस स्टडी डिस्कस करूंगा, ये तीसरी है। आप आपके जिले के डीएसपी हैं, ठीक है, आपके जिले में आपके सबऑर्डिनेट के द्वारा, ठीक है, आपके जिले में आपके सबऑर्डिनेट के द्वारा एक ऐसी महिला की कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई जिसके साथ में गत रात को गैंग रेप की वारदात घटित हुई, ठीक है, और वो गैंग रेप के दोषी जो है वो बाजार में खुले हुए हैं। आपके पास उस युवती के माता पिता दोनों साथ में बैठ करके आपके पास आते हैं, आपको ये पूरा प्रकरण बताते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट के पास हम गए गत रात में, उसके साथ में हम मतलब उन्होंने या आपके सबऑर्डिनेट ने
मेरी बेटी के साथ एक तो बदतमीजी करी, सेकंड रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, एफआईआर दर्ज नहीं करी, तीसरा उस युवती को हमारे मतलब मेरे सबऑर्डिनेट, मैं डीएसपी मेरे सबऑर्डिनेट ने क्या किया, हरास किया कि अगर ये धमकी दी कि अगर आप पुलिस में कंप्लेन करती हो या इनके खिलाफ कुछ भी गवाही देती हो तो मैं पूरा की पूरा प्रकरण मीडिया में भेज दूंगा, जिससे कि आपकी और आपके परिवार की बदनामी होगी। ठीक है, ये प्रकरण मेरे को कौन सुना रहा है, उस युवती के माता पिता जो मेरे पास आए हैं। ठीक है, अब ये पूरा केस युवती के माता पिता का आखिरी रिजॉर्ट में हूं, उसके बाद उनका कहना है कि अगर आप भी सुनवाई नहीं करते तो फिर हमारे पास में मीडिया के पास जाना ही एक अंतिम उपाय बचेगा, जो कि हम हमारे पर्सनल लेवल पर नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमारी भी और हमारी बेटी की भी समाज के अंदर बदनामी होगी। क्लियर है, ये पूरा प्रकरण है। पहला सवाल कि इस मुद्दे में अगर आप एसआई हो, वो जो सबऑर्डिनेट है, अगर आप वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो तो आपने आपकी ड्यूटी के साथ में कौन कौन से आपके नैतिक मूल्यों को दांव पे लगाया, व्हाट एथिकल वैल्यूज have been क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्रोमाइज्ड इन अबव केस। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड प्रोफेशनल एथिक्स, तीसरा कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी बोल सकते हैं, एम्पैथी तो नहीं बोल सकते, ठीक है, सिंपैथी। ठीक है, इसके बाद में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, आपकी न्यूट्रलिटी, क्योंकि आपने अगर कुछ कदम उठाया इसका मतलब है आप किसी का फेवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपने दांव पर, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, ये सब चीजें तो आपने यहाँ आएंगी। ठीक है, ये सब चीजें तो आपकी आएंगी। सेकंड प्रकार का प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि अगर आप डीएसपी हैं, ठीक है, अगर आपको मैं डीएसपी इमेजिन करूं खुद को, तो आप ऐसे प्रकरण में क्या निर्णय लेंगे। ठीक है, क्या निर्णय लेंगे में भी अपन एक्सट्रीम स्टेप पर नहीं जा सकते कि अपन पकड़ेंगे और उसको सीधा उनको भी पकड़ लें और एसआई को भी पकड़ लें और सबको हैदराबाद पुलिस। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैं एक आंतरिक जांच बिठाऊंगा जो कि इस मुद्दे पर जांच करेगी। ठीक है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है ना, किसके ऊपर, वो दरोगा के ऊपर जिसने दर्ज नहीं की। सेकेंड, पैरेलली मैं उन प्रावधिक अपराधियों को हिरासत में लूंगा ताकि कि जो सबूत हैं वो न डिस्टॉर्ब। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मीडिया को इन सब मैटर से बाहर रखे जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मीडिया में इशू हाईलाइट होने की वजह से कई बार अपराधी बचकर निकल जाते हैं। सर ये मेडिकल का सर तो बिल्कुल मेडिकल को तत्काल प्रभाव से पहले तो एफआईआर की जाएगी, क्योंकि एफआईआर की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, वही करेंगे कि हम पैरेलली दोनों काम करेंगे। पैरेलली एक काम, एक यूनिट काम करेगा उस दरोगा की इन्वेस्टिगेशन के लिए और दूसरा काम करेगा इधर, क्योंकि यहाँ पर दो मुद्दे हैं। पहला तो रेप का, ठीक है, उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और बच्ची ने अपने कपड़े वपड़े सब जला करके फेंक दिया, अगर इस तरह का कोई मामला है तो, है ना। अब मेडिकल की जांच में कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है, और मेडिकल की जांच में अगर कुछ आने वाला नहीं है तो केस उल्टा भी हो सकता है कि युवती जानबूझ करके उन तीनों व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा रही है, तो हम पूरी तरह से करुणा के भाव में देंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी पुलिस वाले के दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कई बार हमारे यहाँ ये केसेस दर्ज हुए हैं कि रेप केसेस एक्विटेंस तक नहीं पहुंच पाए, मतलब कि निर्दोष साबित होकर के बाहर आए कोर्ट से। ठीक है, बाय इज्जत बरी, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस भी हो सकता है या ड्यू टू रॉन्ग एफआईआर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन है तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि सीधा उड़ा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, मे बी पॉसिबल, किसको भरोसा, आजकल ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी होती है कि किसी महिला को किसी युवक से बदला लेना हो तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे और ऐसे काम कर हुआ है। पिक्चर का नाम भी है पूरा
ठीक है, सेक्शन 376 सेक्शन 77 376 है 75 375 ठीक है, उसमें वो है अक्षय खन्ना, ठीक है, वो है उसके अंदर पूरी पिक्चर में नहीं बताया किस तरीके से उसके वो डायरेक्टर को फ्रेम कर देती है, प्रोड्यूसर को बताया। तो ऐसे केस भी हो सकते हैं, ऐसा दुरुपयोग है तो अपन वहां पे बकायदा लिखेंगे कि केस में दो पहलू हैं। पहला पहलू कि वास्तविकता में जो वारदात मुझे उसके युवती के माता पिता ने बताई हो वो सत्य हो, है ना। सेकंड, वो इस तरह का कुछ प्रकरण हो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, अपने अधिकारों का, अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए युवती जो है पर्सनल, क्या बोलेंगे उसको, पर्सनल एनिमिटी निकालने के लिए उन युवकों के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहेंगे। दोनों पहलू अपन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रेप के कोई साक्षात 24 घंटे के बाद की मेडिकल रिपोर्ट में त्वरित रूप से साबित नहीं हो सकते हैं, इसलिए मुझे इन दोनों बातों पर गौर फरमा करके काम करना होगा। क्योंकि युवती के साथ में अगर ऐसा कुछ केस हुआ है तो हमारा कानून व्यवस्था या हमारे कानून ये बोलते हैं कि 0 एफआईआर का प्रावधान है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन तो मैं एफआईआर तो दर्ज करूंगा, ठीक है। एफआईआर दर्ज करके मैं तुरंत उन लोगों के, उन अपराधियों को उठा करके लेकर के आऊंगा। पैरेलली मैं अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाऊंगा जो कि उसकी जांच करेगी, क्योंकि वास्तविकता में कल रात को ऐसी घटनाएं हुई या नहीं हुई, ठीक है। इंक्वायरी दोनों चलती रहेगी, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया के अनुसार जो भी एविडेंसेस पाए जाएं उसके आधार पर, ठीक है, हम कोर्ट के सामने युवती को पेश करेंगे। कोर्ट जो निर्णय ले सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमारे पास में तो निर्णय है। क्या हमारे पास में कोई निर्णय है? इसके अंदर ट्विस्ट, इस केस स्टडी के अंदर ट्विस्ट, क्योंकि हैदराबाद केस हो चुका है। जनता की भावना है, जनता की सिंपैथी, की जनता तक अगर मैटर पहुंच गया तो जनता की सिंपैथी है कि वो अपराधियों को पुलिस जो है मार दे या फिर हम मार दें, ठीक है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ऐसा ट्विस्ट होता, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? भैया जनता सर्वोपरि है, लेकिन जनता कानून से बड़ी नहीं, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए तो ये तो कानून, उसके व्यक्ति के कानून अधिकार के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि न्याय देना मेरा काम नहीं है, न्याय देना न्यायपालिका का काम है। मेरा काम खाली इतना है कि मैं उसको न्यायपालिका तक समन करवाऊं। एक बार न्यायपालिका तक वो जीवित पहुंच जाए, उसके बाद मेरी ड्यूटी खाली उसको अपनी लाने तक की है। बाकी जितना भी निर्णय है वो कौन बताएगा? साथ ही साथ मेरी ड्यूटी ये भी है कि मैं इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कैरी आउट कराऊं, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, है ना, कोई कंपैशन और इस आधार पर नहीं। जो मुझे डिसीजन मिले, फ्रेमिंग नहीं होगी। फ्रेमिंग मतलब कि मैं भावनाओं बेहतर की गलत प्रूफ करवाऊं, वो नहीं होगा। निष्पक्ष जांच, मैं निष्पक्ष जांच करवाऊं, ठीक है, नॉन पार्टीशन या नॉन पार्शियल, इम्पार्शियल जांच में करूंगा। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि क्या आप इस खबर को मीडिया तक जाने देंगे? ठीक है, वो ट्विस्ट आने के पहले की कहानी बता रहा हूं, ट्विस्ट तो अपन ने खाली डिस्कस करने के लिए तो 20 मिनट, ठीक है। क्या आप मीडिया तक वो खबर पहुंचाने देंगे? ठीक है, तो आप कब तक ही नहीं चाहेंगे कि मीडिया तक ये खबर प्राइम ऑफिशियल पहुंचे जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है। क्यों? पहली चीज, हमारे यहाँ की मीडिया जो है, अगर उस तक की खबर पहुंची तो पब्लिक सेंटिमेंट्स के आधार पर, ठीक है, जहां भी वो व्यक्ति बैठे होंगे उन व्यक्तियों को मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। पहली चीज, ट्रायल इफेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ट्रायल विल बी अफेक्टेड इफ पब्लिक सेंटिमेंट्स आर इन्वॉल्वड। ठीक है। तीसरा, कानून ये अधिकार नहीं देता, है ना, कानून के माध्यम से अधिकार हमें प्राप्त नहीं है कि कोई भी रेप पीड़िता का पहचान मीडिया के सामने तक जाए, मतलब वो उजागर नहीं होना। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे अच्छे शब्दों में। इसके बाद हम एक और प्रावधान देंगे कि पूरा प्रकरण होने के बाद में, पूरा जांच होने के बाद में, अपराधियों को गिरफ्त में लेने के बाद में, उनको कोर्ट तक पहुंचाने के बाद में हम मीडिया को सूचना दे सकते हैं।
जिससे कि समाज में सेंसिटाइजेशन आए कि इस तरह के अपराध की इस तरह की सजा, फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं, पर तो कोर्ट खुद ही बता देगा कि ये सजा है, तो अपने आप ही रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। लेकिन बीच में आप भी नहीं चाहेंगे कि उस महिला की या उसकी बदनामी हो, ठीक है। उसके माता पिता स्वयं भी नहीं चाहते कि वो रिपोर्ट जाए मीडिया में, क्योंकि रिपोर्ट मीडिया में जाने से, है ना, उस पर्टिकुलर युवती की नौकरी भी जा सकती है, उसका आगे भविष्य में शादी हो ये भी खतरे में है, उसके सोशल आइडेंटिटी भी खतरे में है। ये होता है ना, रेप पीड़ितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसकी सोशल आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। तो ऐसे भारी भड़कम शब्द का इस्तेमाल वहां पर अपन करेंगे, क्योंकि वास्तविकता में ये चीजें होगी। इस वजह से उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है कि इतने सारे लोगों को पता चले तो हो सकता है कि वो खुदकुशी कर ले, हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें रोकने के लिए हम मीडिया तक उस खबर को रोकेंगे, मीडिया तक नहीं। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट की मीडिया होने के नाते ऐसे प्रकरण में मीडिया का क्या दायित्व है? जिसे अभी पूछ लेता है वो ऐसे। अगर ऐसे पूछा गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में ऐसे प्रकरण में मीडिया का क्या दायित्व होता है, सबसे पहला दायित्व तो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का पालन करना। सेकंड दायित्व यह है कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए, जब तक उसके बारे में कोई प्रकाशन नहीं करना, जिससे कि अपराधी इत्तला हो जाए और निकल ले, फरार हो जाए। मीडिया ट्रायल ना हो। तीसरा, मीडिया ट्रायल्स ना हो, ठीक है। जो ट्रायल होना है वो कौन दे? जज, ठीक है। चौथा, ठीक है, कि हम जांच प्रक्रिया में जिस तरीके से भी हो सके व्यक्तिगत आधार पर या हमारे मीडिया नेटवर्क के आधार पर खोज करने की प्रयास करके प्रशासन का हेल्प करें, कोऑपरेशन विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमारे प्रयास मीडिया के तौर पर होने चाहिए। फाइनली, आफ्टर द जजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखते हुए हम समाज के अंदर इस सूचना को प्रकाशित करेंगे, जिससे कि समाज के अंदर सुधार आ सके, ठीक है। सजा मिलेगी, सजा मिलने के बाद भले सजा मिले या ना मिले, ठीक है। अक्विट हो गया तो भी ठीक है, तो भी हम देंगे, अक्विट नहीं हुआ तो भी हम देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो बोल्ड में विशाखा गाइडलाइंस बिल्कुल डाल सकते हैं, विशाखा गाइडलाइन डाल सकते हैं, वन स्टॉप सेंटर डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ये कब डालेंगे? आखिरी क्वेश्चन, सरकार द्वारा बढ़ते रेप के मामलों को निवारण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें इसमें डालेंगे, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है। जहां पर अपन ये स्कीम यूज कर रहे थे वहां नहीं तो नहीं डालेंगे। क्लियर है? जब अपन वो महिला के केस में बात अपने से पूछा गया था कि आप क्या निर्णय लेंगे, क्या आपका वे फॉरवर्ड रहेगा, उसमें अपन 2-3 चीजें और करेंगे। पुलिस प्रशासन के तौर पर अपना जो कर्तव्य वो तो करेंगे, ठीक है। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप वुमेन कमीशन को इन्फॉर्म करें, ठीक है। आप उस महिला को, क्योंकि मानसिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, शारीरिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, उसको सही तरीके से अस्पताल में रेफर करवा के जांच करवाएं, इलाज करवाने के लिए उसको रेफर करें, और मानसिक हालात ठीक नहीं होने के कारण, मानसिक ब्रेकडाउन से के कारण उसको रिहैबिलिटेशन के लिए भी कंसल्ट करें। रिहैबिलिटेशन करवाना किसका काम है? वन स्टॉप सेंटर का काम है, ठीक है, या फिर वुमेन्स कमीशन का काम है। इफेक्टिव एंगेजमेंट विद एनजीओस, इनको इन्फॉर्म करके आप ये सब काम करें। क्योंकि एनजीओस की भी अपनी पॉलिसी रहती है कि ऐसे केसेस में वो भी मीडिया तक लीक नहीं करते, तो वहां तक आप सोर्सेस में खबर पहुंचा करके उसको जो भी मुहैया अपन करा सकते हैं मदद, वो मुहैया कराने के अपन प्रयास करेंगे। इन सब काम के अलावा ये तो अपना नैतिक दायित्व भी बनता है पर्सनल लेवल पर, ठीक है। प्रशासनिक लेवल पर जो आपकी खुद की प्रोफेशनल ड्यूटी है वो तो खाली इतनी बताती है कि आपको जांच करनी है, ठीक है। मतलब आपको इंफॉर्मेशन देने में कोई अलग से पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन कंपैशन की भावना वो सीमा तक ही रहनी चाहिए, उस सीमा से बाहर ना जाए। और जांच के एंगल के दौरान आप दोनों ही चीज नहीं मान सकते कि कल्प्रिट है या कल्प्रिट नहीं है, दोनों ही नहीं मान सकते। इसलिए अपन दोनों के आधार पर काम करेंगे। अगर रेप वास्तविकता में हुआ है तो उसको त्वरित जो इलाज की जो है वो करवाना है, रिहैबिलिटेशन करवाना है, वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रेप हुआ है।
अपन प्रूफ नहीं कर पाए हैं। और सेकंड अपने सामने दायित्व है कि रेप नहीं हुआ है तो उन लोगों को खाली हिरासत में लेना है, उनके साथ मॉब लिंचिंग नहीं कर देनी है, या फिर उनको कानून गंगा जल वाले पिक्चर वाला काम नहीं करना है कि हम आज गंगा जल से पूरा बिहार साफ कर देंगे, स्वच्छ दिखा वो नहीं करना। आप देखें। तो ये काम अपने को यहाँ पर क्लियर है। हाँ सर।